महाभारत, युद्ध, इंडिया, एनर्जी और ईवी का वॉर आ चुका है और इसमें एक ब्रांड ने इंडिया का फर्स्ट एनर्जी स्मार्ट स्कूटर बनाया था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ओला इलेक्ट्रिक, जो ईवी स्पेस को रूल कर रहा है, लेकिन उसके पीछे आ रहा है एथर और उसको चैलेंज करने वाला है। और अब ये लड़ाई स्टॉक मार्केट और आईपीओ में भी होने वाला है। एथर ने अपना आईपीओ प्लान लॉन्च कर दिया। Ather Energy, they've filed a draft document with the SEBI to float an IPO. It's planning to raise about 3,100 करोड़ का। बट यहां पे कहानी पे ट्विस्ट है। क्या आपको पता है कि एथर ओला के बहुत पहले आया था और शायद उसका क्वालिटी रिसर्च और उसका डिजाइन मच बेटर है? तो फिर क्यों ओला नंबर 1 है और फ्यूचर का वॉर कौन जीतेगा? जानते हैं आज के इस वीडियो पे एथर आईपीओ एंड द फ्यूचर ऑफ ईवी स्पेस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं बसेश गाला, आपका बिजनेस ग्रोथ मेंटोर एंड इन्वेस्टर। मेरे तरफ से आप सभी को जय सिया राम, राधे राधे और जय जिनेंद्र। वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। (2009) में आईआईटी मद्रास चेन्नई के 2 स्टूडेंट्स तरुण और स्वप्निल एनर्जी सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे। आइडिया किया, जुगाड़ किया, प्रोजेक्ट्स किया। आइडिया तो फेल हुआ, लेकिन उनके एनर्जी एम्बिशंस बड़े होने लग गए। 2013 में दूसरा प्रोजेक्ट या धंधा स्टार्ट किया, वो था बैटरी स्वैपिंग। और इसके बाद धीरे धीरे उनको इंस्पिरेशन मिला कि क्यों ना हम इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाए। उन्होंने ईवी वेव को समझा और मोदी जी ने जब कैंपेन लॉन्च किया था ईवी 30@30 2017 में, जिसका सपना था कि भाई साहब 30% नए व्हीकल्स इलेक्ट्रिक होंगे बाय 2030, उसके पहले ही वो एथर ने अपना ईवी का सपना लॉन्च किया था। बट जीरो से हीरो बनने में मुश्किल आती है, विलन्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं और बहुत चैलेंजेस फेस किया एथर ने। चैलेंज नंबर 1, जो एग्जिस्टिंग ईवी का मार्केट था इंडिया में, वो लो पावर थे, अनरिलायबल थे, सेफ नहीं थे, अनअट्रैक्टिव थे, कोई क्वालिटी का नामो निशान नहीं था और मेजॉरिटी चाइना से इंपोर्ट हो रहे थे। इसके बीच में एथर ने अपना विजन तो बनाया कि भाई साहब वो टाइम पे ऐसा प्रोटोटाइप बनाना जो हाई क्वालिटी हो, पूरा मेक इन इंडिया हो, इजी नहीं है। लेकिन एथर ने हार नहीं माना, 2, 3, 4 साल लगाए और 2016 में एथर ने अपना पहला मॉडल S340 लॉन्च किया। लेकिन प्रोडक्शन से वो स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि इंडियन वेंडर्स इक्विप नहीं थे एथर के क्वालिटी और रिसर्च को मैच करने के लिए, और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली चाइना के मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट को कंपीट नहीं कर पाते। लेकिन 2017 में हीरो मोटोकॉर्प ने इन्वेस्ट किया 205 करोड़ 25% इक्विटी में, और ये वीडियो का आहा मोमेंट है दोस्तों। हीरो मोटोकॉर्प अपने स्ट्रैटेजी मीटिंग्स में सोच रहा था कि भैया मेरा फ्यूचर खतरे में है। आज मैं पेट्रोल बाइक्स बना रहा हूं, लेकिन फ्यूचर मुझे दिख रहा है ईवी बाइक्स का है। और उनकी नजर गई एथर के ऊपर, जो स्ट्रगल कर रहा था। चांस पे डांस मार के, मौके पे चौका मार के हीरो ने बोल दिया भाई तू मेहनत कर, मैं 25% तेरा पार्टनर हूं, और 205 करोड़ दे दिया। अब ये पैसा जब उनको मिला तब एथर के जान में जान आई, उनके कदम में एक एनर्जी आई और उन्होंने बैंगलोर में प्रोडक्शन फैसिलिटी खुद का चालू किया, क्योंकि इंडियन मैन्युफैक्चरर और वेंडर से वो थक गए थे। और वहां से मास प्रोडक्शन चालू हुआ, क्वालिटी आउटकम चालू हुआ। प्रोडक्ट बढ़िया था, लेकिन भैया सेल्स नहीं खास। मालूम है क्यों? क्योंकि महंगा प्रोडक्ट था। और एथर यही प्रॉब्लम जो मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स फेस करते हैं, भैया सीख लो, क्वालिटी प्रोडक्ट होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि सप्लाई चेन और मार्केटिंग पे काम करना। क्योंकि आप बेस्ट हो लेकिन लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा तो आपसे सेल्स कौन करेगा, धंधा कौन करेगा, और आपका घर कैसे चलेगा? सोचने वाली बात है। यही फिगर आउट कर रहे थे कि 2021 में ऑलरेडी कार के स्पेस में और टैक्सी के स्पेस में हिट ओला ने मार्केट एंटर किया। ऑलरेडी वो यूनिकॉर्न थे तो उनको अग्रेसिव फंडिंग मिला, ब्रांड नेम अच्छा था, मार्केटिंग कर लिया। अब अंडरस्टैंड करते हैं कि एथर ने ऐसे 6 मिस्टेक्स क्या की है जिसके कारण ओला आगे चला गया और एथर पीछे रह गया। एथर फर्स्ट मूवर था, क्वालिटी था, सब था, तो भी ओला के सामने क्यों हार गया? रीजन नंबर 1 भैया, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है स्केलिंग को डिले किया।
एथर ने परफेक्शन पे ध्यान दिया कि पहले हम सही करेंगे। और भैया यही टाइम पे एथर ने जो 5 स्कूटर्स लॉन्च किए, ओला ने स्कूटर्स भी लॉन्च किया, बाइक भी लॉन्च किया और अब ईवी कार्स में भी आ रहा है। सेकेंड रीजन, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट। भैया इंडिया तो है प्राइस सेंसिटिव मार्केट, और जो ये बाइक्स ले रहा है वो मर्सिडीज वाला ग्राहक नहीं है, वो है आपका मिडिल क्लास या यूथ। और एथर का प्राइसिंग 1 लाख के ऊपर है। एथर 450 1,41,000 के आसपास है, एथर 340 1,12,000 1,13,000 के आसपास है। ओला ने क्विकली लॉन्च किया, भले परफेक्ट प्रोडक्ट नहीं था लेकिन अट्रैक्टिव प्राइसिंग 99,000 के आसपास रख के, और उसमें उन्होंने ग्रोथ ले लिया। एडवांटेज नंबर 3 जो ओला के पास था कि ओला ने गवर्नमेंट के साथ नेटवर्किंग करके PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ये बेनिफिट्स का फायदा उठाया, जिसके कारण उनकी कॉस्ट और कम हो गई। इनफैक्ट 2024 में भी ओला को करोड़ों रुपए गवर्नमेंट ने दिए एज पर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। एथर ये स्कीम के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया क्योंकि वो ज्यादा क्वालिटी ज्यादा महंगा बाइक दे रहा था, यहां पे वो चूक गए। रीजन नंबर 4, ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बात कर लिया था, वो है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। भाई ओला हर जगह मार्केटिंग कर रहा था, मॉल्स में टेस्ट बाइक दे रहा था, सोशल मीडिया पे छाया था, इंस्टाग्राम पे रील्स कट रहे थे, एथर का नाम किसी ने सुना ही नहीं था। और भाई जो दिखता है वो बिकता है, ओला दिख रहा था तो बिक रहा था। एथर बहुत स्लो एंड स्टेडी जा रहा था लेकिन उसके चर्चे नहीं हो रहे थे, और जिसका चर्चा नहीं होता उसका खर्चा नहीं निकलता, और इसके लिए एथर यहां पे भी हार गया। फिफ्थ रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है दोस्तों, पर्सनल ब्रांडिंग। ये हर एंटरप्रेन्योर को सीखना चाहिए। इलॉन मस्क आज टेस्ला का सेल्स करता है विद 0% मार्केटिंग स्पेंड, और भावेश अग्रवाल भी एक फेमस ब्रांड है जो AI में काम कर रहा है, टैक्सीज में काम कर रहा है, एनर्जी स्पेस में काम कर रहा है। एथर के लीडर्स के बारे में किसी को नहीं मालूम, और इसके लिए यूथ कनेक्ट नहीं कर पाया। और लास्ट रीजन है सप्लाई चेन। सबसे इंपॉर्टेंट, ओला ने बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग एंड फंड रेजिंग खुद के बैटरी प्रोडक्शन पे काम किया, खुद के शोरूम्स पे काम किया, और यही 6 रीजंस है दोस्तों कि ओला 30% मार्केट शेयर पे चला गया और एथर 10% मार्केट शेयर पे रह गया। लेकिन दोस्तों ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। ओला जितना फास्ट जा रहा था वहां पे ही उसने स्लिप करके एक्सीडेंट कर दिया, उसका नाम खराब हो गया कि सर्विस क्वालिटी खराब है, और धीरे धीरे उसके सेल्स गिरने लगे। और यही टाइम पे बजाज और एथर के सेल्स बढ़ने लग गए। एथर ने इमीडिएटली कुछ करेक्शन स्टेप ले लिए। सबसे पहला, मंथली प्रोडक्शन को कम कर दिया, 20,000 यूनिट्स कर दिया, जिसके कारण उनके लॉसेस कम हो। सेकेंड, अपने इन्वेस्टर को बोला कि हीरो आप 25% ओनर हो, आपके पास मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपर्टीज है, वो प्लीज हमें हेल्प करिए, और हीरो से मदद लिया। एंड थर्ड, अपने मिस्टेक से सीखकर एक सस्ता सुंदर टिकाऊ मास मार्केट प्रोडक्ट अब मार्केट में ला रहा है, जिसका नाम है एथर रिस्टा। यानी प्रीमियम में तो हम अच्छे हैं लेकिन मासिस को भी सस्ता सुंदर टिकाऊ करके मोनेटाइज करने का प्लान एथर ने कबूल कर लिया। और आज एथर का क्वालिटी इतना अच्छा है कि 15% रेवेन्यू 15% रेवेन्यू उसके सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी अपग्रेड से आता है, जो ओला के पास बिल्कुल भी नहीं है। तो ओला का मार्केट शेयर भले बड़ा है लेकिन मंथली सेल्स में अब वो पीछे रह गया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फास्ट गया। घाई करोगे तो खाई में जाओगे, इसके लिए ज्यादा घाई भी करना नहीं चाहिए। और एथर की क्वालिटी अब स्लो एंड स्टेडी उनको मार्केट जिता रही है। अब एथर के पास क्या एडवांटेजेस है, वो आईपीओ लॉन्च कर रहा है लेकिन उसके पास क्या एडवांटेजेस है? सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज कि उनका R&D प्रोडक्ट क्वालिटी बढ़िया है। 48% लोग एथर के R&D और क्वालिटी पे काम करते हैं, ओला का सिर्फ 23% काम कर रहा है। एथर प्रीमियम में एक्सेप्टेड है और मास में आ रहा है। एंड थर्ड, ओला ने अब खर्चे बढ़ा कर दिए तो उसको प्रेशर आ रहा है। एथर का मॉडल बहुत एसेट लाइट है, उसके पास सिर्फ फ्रेंचाइजी डीलर्स है जो फ्यूचर में उसको हेल्प करेगा। एथर के पास सिर्फ 211 एक्सपीरियंस सेंटर्स है, 192 सर्विस सेंटर्स है, लेकिन एक ही कंपनी ओन करता है, बाकी सब थर्ड पार्टी फ्रेंचाइजीज है, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल अच्छा है, ज्यादा कंप्लेंट्स भी नहीं है। और अब अंडरस्टैंड करते हैं कि एथर आईपीओ क्यों लॉन्च कर रहा है। उसका प्लान है आईपीओ लॉन्च करना, फ्रेश इश्यू 3,100 करोड़, यानी गुड न्यूज, ये पैसे कोई इन्वेस्टर के जेब में नहीं जा रहे, ये पूरा पैसा कंपनी के अंदर आ रहा है। उसके अलावा 2 करोड़ से ज्यादा शेयर्स OFS होगा, ऑफर फॉर सेल, यानी इन्वेस्टर्स एग्जिट करेंगे। लेकिन गुड न्यूज दोस्तों, सबसे बड़ा गुड न्यूज क्या है कि हीरो
एग्जिट नहीं कर रहा है। यानी ये कॉन्फिडेंस देता है कि हीरो जो एंट्री किया था आज भी 30% से ज्यादा इक्विटी रखा है और वो एथर में इन्वेस्टेड रहने वाला है। जो फंड्स 3100 करोड़ आएगा उसके कारण एथर का प्लान है कि वो अपने लोन थोड़े कम करेंगे, R&D को स्ट्रॉन्ग करेंगे, मार्केटिंग जो अब तक अग्रेसिवली नहीं किया था वो मार्केटिंग करेंगे और महाराष्ट्र में एक नया फैक्ट्री बनाएंगे जिसके कारण उनका मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन अच्छा हो जाएगा। नंबर समझते हैं तो इसका रेवेन्यू 1750 करोड़ है, ईयर ऑन ईयर 1.5% डिक्लाइन है, लेकिन ओला से बेटर सेल्स कर पा रहा है, लेकिन नेट लॉस आज भी दोस्तों 1060 करोड़ का लॉस है। और मुझे लगता है क्या ये आईपीओ वर्थ है? ये मैं मेरा एनालिसिस दे रहा हूं, मुझे लगता है एनर्जी सेक्टर फ्यूचर है। ये आईपीओ एथर में अगर आप बिलीव करते हो, ईवी स्पेस में बिलीव करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों अच्छा है। मार्केट ऑफ कोर्स टाइमिंग बुरा है, ब्लीड कर रहा है और ऑलरेडी एथर मेगा लॉसेस में है, लेकिन उसके क्वालिटी स्टोरी को और हीरो के इन्वेस्टमेंट को देखते हुए लॉन्ग टर्म के लिए डाइवर्सिफिकेशन के लिए ये ओके बाय हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या एथर का आईपीओ हिट होगा और क्या आप ये आईपीओ में इन्वेस्ट करोगे? कमेंट में जरूर बताना। और नेक्स्ट कौन से कंपनी को एनालिसिस करें आपका ये बिजनेस ग्रोथ मेंटर बसेश गाला वो भी बताना। तब तक लव एंड ब्लेसिंग्स, टेक केयर।